So this is Sadiq Ansari and you are watching Edu Finance Insights. डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म है जो अगर किसी चीज़ के साथ जुड़ जाए तो उस चीज़ की डाउनफॉल बहुत जल्दी आती है। और अगर मैं पर्टिकुलरली इंडिया और यूएस की बात करूँ तो इंडियन रुपी बहुत बुरी तरीके से डेप्रिशिएट हो रही है और उसका वाइस वर्सा डॉलर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। तो मैं बेसिकली उन सारे रीजंस को बताने वाला हूँ, उन सारे रीजंस को आज हम जानने वाले हैं जो कोई भी कंट्री के एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ करेंसी इम्पैक्ट करती है। तो आज हम मैक्रो कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर सबसे मेजर रीज़न की और सबसे पहले रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो वो है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। देखिए इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल्स या बाकी सारी चीज़ें, मेजरली क्रूड ऑयल की मैं बात करूँगा क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मेजर सोर्स क्रूड ऑयल से ही होता है। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि हमारी कंट्री इंपोर्ट क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा करती है और मेजरली करती है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अच्छा ये एक चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझिए, गोल्ड के बाद अगर ट्रांजैक्शन में ग्लोबली अगर किसी चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है डॉलर, ठीक है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू एक अपर लेवल पर पहुंच चुकी है गोल्ड के बाद। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में या कोई भी ट्रांजैक्शन जब करती है तो वो डॉलर्स में करती है, तो उसकी वैल्यू उस हिसाब से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यानी हमारी कंट्री में 80% ट्रांजैक्शंस या क्रूड ऑयल जो आता है वो आता है डॉलर से। और ना कि सिर्फ क्रूड ऑयल, हम ग्लोबली कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ना सिर्फ हमारी बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल वो डॉलर में होता है। अब डॉलर में क्यों होता है उसके रीजंस मैं आपको आगे के पॉइंट में समझाऊंगा। तो अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा तो सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आएगा क्योंकि वो इंटरकनेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसी की वजह से हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट का रेशियो जो है वो इंपोर्ट से कम है। यानी जाहिर सी बात है कैश फ्लो डॉलर का जो है वो ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ INR, ठीक है। अच्छा ये डॉलर का क्यों है, क्योंकि डॉलर गोल्ड के बाद एक ऐसा करेंसी है जो ट्रांजैक्शन में बहुत मेजरली हेल्प करता है सारी कंट्रीज़ को। तो अगर हमारी कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेगी, इंपोर्ट ज़्यादा करेगी, तो हमारी कंट्री को डॉलर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री से बेसिकली आउटफ्लो होगा ये डॉलर। जब हम आउटफ्लो इसको करेंगे डॉलर को ट्रांजैक्शन के दौरान तो हमारी कंट्री की जो INR होगी वो कमज़ोर होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि हमारी कंट्री में एसेट जो था डॉलर इन टर्म्स ऑफ गोल्ड के बाद जो मैंने बताया वो कम हो रहा है। और वो जब कम होएगा तो हमारी कंट्री की जो करेंसी होगी वो भी डेफिसिट होगी। और इसी को ये जो ऐसा बोल सकते हैं, ये जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट अगर मैं ये टर्मिनोलॉजी को अगर समझाने जाऊँ तो बेसिकली हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन हमारी इनकम कम हो रही है। यहाँ दिख रहा है आपको, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी ये डेफिसिट होता है हमारी कंट्री में, उसकी वैल्यू कम होती है INR की, तो उसके वजह से करेंसी की वैल्यू भी कम होने लगती है। सो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्ट है दोनों एक दूसरे से। अगर ये दोनों आपको समझ में आए तो वेल एंड गुड। अभी जो हमारा थर्ड रीज़न जो होता है वो बेसिकली आपने बहुत ज़रा सुना होगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये जो होते हैं वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो इंडिया में डिप्लॉय होती है उनकी, उसको वो कट कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अच्छा इसका लेना देना मेजरली नहीं है बट ये रीज़न होता है बहुत बड़ा। अच्छा ये क्यों करते हैं इस तरीके से, ओवर वैल्यूड की वजह से। कोई चीज़ अगर 10 रुपये की, अगर वो 12 रुपये की हो गई तो भी ठीक है, अगर वो 100 रुपये की हो गई यानी वो अपनी वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल और FII और FPI मेजरली ऐसी सिचुएशन में अपनी इन्वेस्टमेंट काट देते हैं। और जब वो अपने इन्वेस्टमेंट का जो पैसा होता है वो जब शिफ्ट करते हैं कहीं और, तो हमारे कंट्री के जो होल्डिंग्स होते हैं वो कम हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा कैश डिपॉजिट निकल चुका था। उसकी वजह से भी करेंसी की जो वैल्यू होती है वो डेप्रीशिएट हो जाती है। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम ये ज़रूर देखते हैं कि हमारा कैपिटल जहाँ लग रहा है वो एग्जिस्टिंग कैपिटल से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैपिटल बैंक में है, सेविंग अकाउंट में, अगर हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं
तो वो क्या एग्जिस्टिंग रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है? अगर आंसर येस होता है तो हम अपने कैपिटल को स्विच कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल, वो सबको देखते हुए। सिमिलरली ऐसा सेम मैं बताऊंगा, वो इंटरकनेक्ट होने वाला है, वो कंट्रीज भी करती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पर्टिकुलरली मैं यूएस की बात करूं, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, बेसिकली रेगुलेशंस होती है इसके पीछे, जैसे कि हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया में एग्जांपल के तौर पे ये आरबीआई सारे इन्वेस्टमेंट या कोई भी मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है या कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होता है तो वो आरबीआई के अंडर आता है। सेम यूएस के अंदर है फेड। तो अगर फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाती है तो सिमिलरली इसका इम्पैक्ट होता है आरबीआई पे और इसको अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इंडियन बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है। और इससे इम्पैक्ट क्या होता है? बेसिकली जो बिजनेसमैन्स होते हैं, जो एसएमईज बिजनेस रन करते हैं या कोई भी लोकल इंडिविजुअल्स होते हैं जो बैंक से लोन उठाना चाहते हैं, वो एक बार के लिए रुक जाते हैं क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए ना। तो इसका इक्वल इम्पैक्ट होता है कंट्रीज़ पे भी, चाहे वो यूएस हो। अगर उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं ओवरऑल वाइडली सबको अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कैप्टन ये है और बाकी ये छोटे छोटे शिप्स इसको फॉलो करते हैं। सो जो हमारा फिफ्थ रीज़न होने वाला है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली अगर एक चीज़ 10 रुपये की है तो अगले साल वो चीज़ 12 रुपये की है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ना 2 रुपये का, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब इंडिया में जो है इन्फ्लेशन बहुत है, इन्फ्लेशन इंडिया में हाई है कंपेयर टू यूएस, इन्फ्लेशन यूएस पे कम है। अच्छा, इसका मेजर रीज़न है, आपको अगर पॉइंट समझ में आए होंगे पहले के, तो सेकेंड या थर्ड पॉइंट में हमने कवर किया था जो कि था ट्रेड डेफिसिट, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू कम होती है। रुपी की वैल्यू अगर कंपैरिजन में एग्जांपल के लिए बात की, अगर हमने रुपी कम हुआ तो उसकी वजह से उसका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और क्योंकि यूएस की वैल्यू, यूएस डॉलर की वैल्यू हाई है तो इसके लिए वो इन्फ्लेशन उसका जो होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है इंडिया के कंपैरिजन में। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ जियोपॉलिटिक्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी फ़िलहाल चल भी रहा है, ईरान और इज़राइल वगैरह का। यू कैन सर्च इट ऑन गूगल एंड ऑल। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मैंने आपको पहली स्टार्टिंग की वीडियो में बताया कि गोल्ड एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है अपनी कैपिटल को एक सिक्योर करने का। उसी तरीके से कंट्रीज़ के बीच में यूएस डॉलर जो है वो सेफेस्ट करेंसी है, सेफेस्ट करेंसी। तो जब ऐसे सिचुएशन में, जब ऐसे वॉर या कोई भी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में कंट्रीज़ अटकती है, स्टक होती है, तो वो यूएसडी में अपने पैसे डाल देती है इंस्टीड ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। तो ये क्योंकि सेफेस्ट है, इसमें कंट्री अपने पैसे निकाल के डाल देती है। तो कोई भी कंट्री, ना मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, चाहे वो नेपाल हो, चाइना हो, कोई भी हो, अपना पैसा जब वो यहाँ शिफ्ट कर देती है तो उसकी करेंसी में, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में डिवैल्यूएशन आ जाती है, डेप्रिसिएशन, उस करेंसी का वैल्यू गिर जाती है। तो उसका ये मेजर रीज़न होता है वॉर या कोई भी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में। सो होप आपको ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया है यूएस का और इंडिया का, ताकि आपको कोई ऐसे कॉन्सेप्ट में आप अटक ना सको कि आपको कुछ समझना है, क्योंकि एग्जिस्टिंग में ये सिचुएशन चल रही है तो मैंने इसका भी एग्जांपल दिया। सिमिलरली ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप इस चीज़ को वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस चीज़ को वहाँ पे देख सकते हो। और पर्टिकुलरली इंडिया और यूएस के बारे में मैंने एक अच्छे से एग्जांपल देके समझाया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस वजह से करेंसी की वैल्यू गिर रही है और हमारे नज़रिए से दूसरी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई विल बी सीइंग टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ग्रोइंग योरसेल्फ।